तय करता है। सरकार का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, चाहे वो टमाटर होगी या इनकी मांग शुरू से रही होगी। देखिए कोई भी गाड़ी होती है तो डबल इंजन की सरकार में ऐसा दिखाई देता है कि गाड़ी जब आपको इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद एमबीए की डिग्री के बाद रोजगार नहीं मिल रहा है तो सरकार की 10वीं या 12वीं पास युवाओं को रोजगार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लगातार 7वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। 1 घंटे 23 मिनट के बजट भाषण में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। इसके अलावा नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार मेहरबान रही। लेकिन मध्य प्रदेश, जहां पर 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की यानी कि डबल इंजन की सरकार है, बजट में कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, बजट में नई टैक्स रिजीव चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है, यानी उन्हें 17,500 रुपये का फायदा हुआ है। पहली नौकरी पाने वाले जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम होगी, उन्हें सरकार अधिकतम 15,000 रुपये 3 किश्तों में देगी। मोदी सरकार बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के भरोसे केंद्र में सत्ता चला रही है। वित्त मंत्री ने बिहार में इंफ्रा और अन्य प्रोजेक्ट के लिए 58,900 करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। 24-25 के इस बजट में किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए क्या क्या खास है और आम जनता के लिए बजट कैसा है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार पंकज मुकाती जी। चलिए पंकज जी से ही समझने की कोशिश करते हैं कैसा है मोदी सरकार 3 का ये बजट। सबसे पहले तो पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। यही जानना चाहूंगा कि किस तरह का ये बजट जो है, आप किस तरह से देखते हैं मोदी सरकार के इस बजट को। देखिए जो बजट है ये पूरी तरह से गठबंधन सरकार की जो मजबूरियां होती है उसके बजट को दिखाता है। मुख्य रूप से ये बजट जो है आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू और बिहार के नीतीश कुमार पर केंद्रित दिखता है। बाकी सारी चीज़ें जो है बजट में वो हमेशा की तरह और आज के दौर में बजट की बहुत ज़्यादा वो पहले जैसी चीज़ें रह नहीं गई है, क्योंकि पहले जब बजट हुआ करता था तो साल भर का एक लेखा जोखा होता था, भाव बढ़ते नहीं थे। अब चूंकि मार्केट ओपन हो चुका है और सारी चीज़ों के रेट प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, चाहे सोना चांदी हो, चाहे पेट्रोल हो या दूसरा, और सरकार का किसी तरह के प्रोडक्ट पे एमआरपी पे कोई अधिकार नहीं है। ऐसे में बजट बहुत ज़्यादा उम्मीदें जगाता नहीं है, सिवाय इनकम टैक्स स्लैब्स के और किस विभाग को कितना पैसा आवंटित हुआ, या कुछ जो अब जिसको हम कहते हैं कि रेवड़ी योजनाएं हैं उनके लिए क्या योजना है। बाकी वैसे ओवरऑल देखा जाए तो देश का जो बजट पहले हुआ करता था वैसा कुछ है नहीं। गठबंधन और रेवड़ी योजनाएं जो है सरकार के, उसके एलोकेशन को देखा जा सकता है। कुछ हद तक इनकम टैक्स पेयर्स को फायदा हुआ है। युवाओं के लिए जो योजना है कि 1 लाख रुपए तक जिनकी सैलरी है सालाना, उनको 15,000 रुपये महीना मिलेंगे, तो इसको भी और समझना होगा क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा खुलासा अभी इस बजट में नहीं है। तो मुझे लगता है कि टैक्स पेयर के अलावा, वो भी मिडिल क्लास टैक्स पेयर के अलावा, मिडिल क्लास के लिए इसमें कुछ बहुत संभावनाएं दिखाई देती नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और उसके लिए केवल बजट का एलोकेशन है जिसमें नए फ्लाईओवर और ब्रिज हैं, लेकिन ये शाइनिंग इंडिया जैसा मामला है क्योंकि इसके बाद फिर महंगाई बढ़ना तय सी दिखाई देती है। जैसे इनकम टैक्स की बात की, इनकम टैक्स स्लैब की बात कही है आपने कि जो 1 लाख से 3 लाख तक है उन पर 0% टैक्स, इनकम टैक्स लगेगा। इसके अलावा 3 से 7 लाख तक के 5% और 5-7 से जो ऊपर है 10%। इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, जब आपने कहा कि पहले का जो बजट होता था वो अलग तरीका का होता था, रेल बजट अलग होता था, पेट्रोल पे, डीजल पे, दो अलग अलग चीज़ों पे क्या घट रहा है क्या बढ़ रहा है, लेकिन इस बजट में हमें कहीं पर भी दूर दूर तक ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। जैसे गोल्ड को सस्ता कर रहा है, गोल्ड पे जो टैक्स लगता था वो कम कर रहा है, वेट टैक्स। मोबाइल फ़ोन, चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे वेट टैक्स कम किया गया। वहीं अगर हम बात करें प्लास्टिक के सामान की तो उस पर बढ़ाया गया है। तो किस तरह से देखते हैं कि जो महंगाई जो लगातार आसमान छू रही है जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है 2014 से, लगातार पेट्रोल, डीजल और दाल, राशन सबके भाव बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें बजट में इस तरफ पर कोई प्रावधान नहीं नजर आया। देखिए जो टैक्स में कमी है वही सरकार के हाथ में रह गई। बाकी सारी एमआरपी जो है वो बाजार अपने हिसाब से तय करता है, सरकार का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। चाहे वो टमाटर हो चाहे सोना हो, किसी भी चीज़ के एमआरपी पे बाजार का कोई कंट्रोल नहीं है। तो सरकार के जब कंट्रोल से बाहर चीज़, तो सरकार ने जो जीएसटी या दूसरे टैक्स लगा रखे हैं उसी में कुछ कम ज़्यादा
होता है और वो टैक्स इतने कम होते हैं। आप देखिए कि 6% टैक्स कम होता है, तो किसी मध्यम वर्गीय परिवार के लिए अगर वो सोना या चांदी खरीदता है तो तोले से खरीदता है, 1 तोला 2 तोला, तो उसके लिए 5-6% का बहुत महत्व दिखाई नहीं देता। वैसे आप कह सकते हो कि सस्ता हुआ, तो ये बड़े उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट जिनको बड़े पैमाने पे इस तरह की खरीदारी करनी है या ट्रेडिंग करनी है, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन आम आदमी को इससे क्या फायदा होगा 5-6% का? वो 1-2 साल में 2 तोला 3 तोला गोल्ड खरीदेगा और उसमें 6% होता है। आप देखिए कि अगर 60,000 है तो 3,000 रुपये की बचत होगी, लेकिन इससे ज़्यादा आप टैक्स बढ़ा देते हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं और बाजार अपने हिसाब से चीज़ें तय करता है। दवाइयों पर जहाँ पर एक ही चीज़ जो है जिसमें भी कुछ ठीक दिख रहा है वो कैंसर की दवाइयों को जो सस्ता किया गया है, लेकिन आप देखिए कि कोरोना के बाद जिस ढंग से दवाइयों के रेट 4 गुना हो गए, उस पर कोई कंट्रोल सरकार ने उस दौर में किया नहीं और अभी रेट उसी पर टिके हुए हैं। तो उसमें आप थोड़ा सा कम करते हैं, ठीक है, उसमें भी राहत है, लेकिन फिर भी सरकार को एक बार एमआरपी पॉलिसी बनानी चाहिए सारे प्रोडक्ट्स की और खासकर हेल्थ सेक्टर की, उसके बाद ही बजट किसी तरह से कारगर होगा। मुझे नहीं लगता कि आम आदमी को इस तरह के बजट से कोई बहुत फायदा दिखाई देता है। फायदे की बात करें तो जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे अभी 2023 में, तो कहा गया था कि डबल इंजन की सरकार। फिर लोकसभा चुनाव हुए, उसमें भी कहा गया डबल इंजन की सरकार। तो अब जब आज मोदी सरकार का ये 7वां जो सीतारमण है, उन्होंने बस लगातार रिकॉर्ड कायम किया, 7वां बजट पेश करके निर्मला सीतारमण ने। डबल इंजन सरकार का फायदा नजर आया इस बजट में मध्य प्रदेश को? देखिए, मध्य प्रदेश को कुछ भी नहीं मिला है और साथ ही छत्तीसगढ़ को भी। दो ऐसे राज्य हैं जिन्होंने हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को भरपूर सीटें दी है। मध्य प्रदेश ने तो 29 में से 29 सीटें दी है, लेकिन वैसा कोई फायदा इस बजट में दिखाई नहीं देता। अक्सर ये देखने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जहां से उन्हें ज़्यादा सीटें मिलती रही है वहां पर उन्होंने हमेशा कम दिया है। ये मान के उनकी बहुत कैजुअल अप्रोच रही है कि यहाँ का वोटर्स तो शायद हमारा ही वोटर है, इसको क्या फर्क पड़ेगा फायदे नुकसान से। तो किसी एक दल को ज़्यादा बहुमत देने से जिस तरह के नुकसान होते हैं वो शायद मध्य प्रदेश भी झेल रहा है, और यही हमें मंत्रिमंडल में भी दिखाई देता है कि बहुत ठीक ठाक पोजीशन हमें उस तरह से नहीं मिल पाई जितनी गठबंधन के दूसरे दलों को। मध्य प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि पहले से ही बहुत सारे सड़क के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे हैं कि पहले से ही कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो कई प्रोजेक्ट तो पूरे देश में चल रहे हैं, लेकिन आपने मध्य प्रदेश को स्पेशली बजट में क्या दिया है? तो इस तरह का कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर ये लगा कह सकते हो आप कि मध्य प्रदेश ने जितना वोट दिया है उस हिसाब से उसके साथ उतना ही नुकसान बढ़ता गया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आंध्र प्रदेश में हम बात करें चंद्रबाबू नायडू की या बिहार की बात करेंगे नीतीश कुमार जी की, वो लगातार सरकार पर ये दबाव बना रहे थे, स्पेशल पैकेज की मांग कर रहे थे। और चूंकि केंद्र सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, इनकी बैसाखियों पर टिकी है, तो क्या इसी वजह से इनको स्पेशल पैकेज दिया गया? 56 करोड़ फिर 57 करोड़ का बजट में दोनों स्टेटों के लिए प्रावधान किया गया है। देखिए, सरकार मुश्किल में है और ये बजट जो है इसमें सबसे ज़्यादा दिखाई भी दे रहा है असर कि नीतीश कुमार को 58-59 हज़ार करोड़ रुपए का फंड एलोकेट हुआ है और 18 से 20 हज़ार करोड़ रुपए चंद्रबाबू नायडू के राज्य को, आंध्र प्रदेश को दिया गया है। क्योंकि ये इनकी मांग शुरू से रही होगी और पोर्टफोलियो में भी बहुत बड़े पोर्टफोलियो इन दोनों दलों को नहीं दिए, इसलिए बजट एलोकेशन जरूरी था। और आंध्र प्रदेश में तो ठीक है, लेकिन बिहार में चुनाव आने वाले हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार गठबंधन सहयोगी के अलावा आप ये भी देखिए कि बिहार में ज़्यादा बजट देने से भविष्य के विधानसभा की राजनीति भी इस बजट में दिखाई देती है। और जाहिर सी बात है कि गठबंधन की सरकार है और अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्री वाला नेम प्लेट का जो मुद्दा हुआ उस पर तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार दोनों ने असहमति जताई, और इसके अलावा चिराग पासवान ने भी। ऐसे बिहार एक बड़ा राज्य है और उसको बड़ा पैकेज देकर ये कोशिश की जा रही है कि वहाँ का वोटर जुटा रहे। और इस बार जिस तरह से आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने थोड़ी मुश्किलें पैदा की है एनडीए गठबंधन के लिए, बिहार में भी विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखेंगे तो तेजस्वी यादव थोड़ा सा मुकाबले में दिखाई देते हैं। तो ऐसे में इस राज्य के लिए पैकेज देना एक मजबूरी भी है, लेकिन उस पैकेज का यूटिलाइजेशन कितना हो पाएगा, वो कितना इम्प्लीमेंट हो पाएगा या कागजों पर रह पाएगा, ये देखना होगा, क्योंकि इसके साथ ही गठबंधन जुड़ा हुआ है। लेकिन हम अगर मध्य प्रदेश की बात करें, जो नारा दिया था, जिस नारे के दम पर के डबल इंजन की सरकार, हम रेलवे की बजट की बात करें या दूसरे की बजट का, तो अभी जो बजट हमने देखा, आपने भी देखा होगा, उसमें उस हिसाब से ना तो रेल ट्रेन मिली, ना दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या किसी तरह का बड़ा ऐसा पैकेज नहीं किया गया। तो इनके जो ये डबल इंजन की सरकार वाला जो है उसका फायदा होता हुआ नजर इस बजट में मध्य प्रदेश को नजर नहीं आया है। देखिए, कोई भी गाड़ी होती है तो उसमें रिवर्स गियर भी होता है, तो डबल इंजन की सरकार में ऐसा दिखाई देता है कि गाड़ी
ज़्यादा झटके से रिवर्स गियर में चल रही है, क्योंकि दूसरी प्राथमिकताएं सरकार की अलग है। तो मध्य प्रदेश को बहुत ज़्यादा फायदा पहले भी नहीं दिखाई दिया है, और मध्य प्रदेश इसका खामियाजा लगातार भुगत रहा है कि ज़्यादा सीट देने, ज़्यादा सरकार को तवज्जो देने के बावजूद उसको कुछ मिल नहीं पा रहा है। तो ये है कि जो एक कहावत है बड़ी अच्छी कि घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का संत, तो ये भाजपा का अपना स्टेट है, तो वो उनको किसी तरह से लेते नहीं है, और बाहर के जो लोग आते हैं उनको ज़्यादा तवज्जो मिल रही है। ये आप मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में भी देख रहे हैं कल से कि किस तरह से नागर सिंह चौहान ने विरोध जताया रामनिवास रावत के पद को लेकर। तो आप बजट को भी देखेंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो मध्य प्रदेश के साथ उसी तरह का व्यवहार किया जा रहा है कि बाहर से आए लोग, मतलब नीतीश कुमार का बिहार या आंध्र प्रदेश, चंद्रबाबू नायडू का, उनको तवज्जो मिल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश जो भाजपा की सबसे बड़ा सेंटर है उसको तवज्जो नहीं मिल पा रही है। तो डबल इंजन से मेरे ख्याल से नुकसान ज़्यादा हो रहा है। बात करें अगर हम युवाओं की बेरोजगारी की, तो रोज हर साल जब भी बजट आता है कि करोड़ों बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने की बात की जाती है। इस बार भी बजट में युवाओं को लेकर कई बड़े बड़े बातें कही गई हैं, बड़े बड़े प्रावधान किए गए हैं। तो आपको लगता है कि जो प्रावधान किए गए हैं पिछले जो मोदी सरकार का ये तीसरा कार्यकाल है, इन तीसरे जो 2 कार्यकाल में वो का जो प्रावधान था, वो जो वादे थे वो पूरे किए गए हैं? देखिए, पुराने बजट के वादे तो पूरे हो ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जिस ढंग से संख्या बताई जाती है कि रोजगार दिया गया, और रोजगार देने की प्रक्रिया को आप समझिए कि 5,000 रुपये दिए गए और 3 महीने की या 2 महीने की फ्री ट्रेनिंग दी गई। उस ट्रेनिंग को स्वरोजगार के खाते में डाल के आपने रोजगार मान लिया, लेकिन उस ट्रेनिंग के बाद जब आपको इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद, एमबीए की डिग्री के बाद रोजगार नहीं मिल रहा है, तो सरकार की 10वीं या 12वीं पास युवाओं को रोजगार देने के लिए जो 3 महीने की ट्रेनिंग है, उससे रोजगार कैसे उपलब्ध होगा, जबकि आपके पास कोई उसको रोजगार देने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन स्किल डेवलपमेंट के नाम पे आप उसको ये बताते हैं कि स्वरोजगार के लिए तैयार कर दिया। तैयार करना अलग चीज़ है, रोजगार करना अलग चीज़ है, लेकिन आप उसको रोजगार में काउंट करते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकारों को पहले, बजट के पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण करते हैं, उन्हें पहले अपना एक ऑडिट पेश करना चाहिए, या जनता को उनसे ऑडिट मांगा जाना चाहिए कि क्या हो रहा है। क्योंकि विपक्ष भी इस पर काम नहीं करता, इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे कोई काम नहीं करना चाहता। सरकार को चाहिए कि वो पिछले बजट के अपने पूरे ऑडिट सामने रखें, या विपक्ष उसका विश्लेषण करे कि सरकार ने पिछले वादे पूरे नहीं किए। लेकिन विपक्ष के पास भी इस सबकी फुर्सत नहीं है, इसलिए वादे पूरे हुए या नहीं हुए इसके बारे में कोई स्पेसिफिक डेटा नहीं दे पाएगा। लेकिन वादे बिल्कुल निश्चित तौर पे पूरे नहीं होते, आधे भी पूरे नहीं हो पाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा अपने भाषणों में कहते हैं, और उसको भाजपा भी फॉलो करती है, स्टेट में भी फॉलो करती है कि हमारे तीन है: महिला, युवा और किसान। इस पूरे बजट में कहीं ना अगर हम बात करें महिलाओं की या किसानों की या युवाओं की, तो उनको इस बजट में क्या फायदे हैं होते हुए, या निर्मला सीतारमण ने उनको क्या लाभ पहुंचाने की कोशिश की है? देखिए, महिला और युवाओं के लिए तो पहले से ही कई योजनाएं चल रही है, और चुनाव को देखते हुए जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहन है, और धीरे धीरे दूसरे राज्यों में भी पहुंच चुका है, तो उसका अलोकेशन अपने आप है। महिलाओं के लिए मुद्रा योजना में पैसा बढ़ाया गया है कुछ, और ऐसे ही दूसरी योजनाओं में भी बढ़ा है। लेकिन आप सीधे सीधे कहेंगे कि कोई लाभ की योजना शुरू कर दी हो, तो वो संभव नहीं दिखाई देती, क्योंकि प्रदेश स्तर पर इतनी सारी योजनाएं चल रही है। किसानों के लिए जो बात कही जा रही है, उसमें भी किसान आंदोलन के बाद जो मुद्दे थे, वैसे कोई मुद्दे इस बजट में दिखाई नहीं देते। और केंद्र सरकार ये मान के चलती है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हम फ्री बीज यानी फ्री में कुछ भी बांटने या रेवड़ी के खिलाफ है, रेवड़ी कल्चर के, लेकिन राज्य उनकी इस बात को पूरी तरह से दरकिनार करते हैं, और अपने राज्यों में हर तरह की, मतलब किसानों की कर्ज माफ़ी फ्री में और दूसरी सुविधाएं, बिजली बिल की माफ़ी और लाडली बहना जैसी योजनाएं लेके आते हैं। तो ये विरोधाभास है। तो जब राज्य अपने अपने हिसाब से इन सब चीज़ों को संतुलित करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि केंद्र को कुछ करने की इसमें आवश्यकता पड़ती है। और केंद्र का, मैं बार बार बोलता हूँ कि बजट की अब जरूरत केवल टैक्स और ये समझने के लिए रह गई कि किसको कितना अलोकेशन हुआ है, लेकिन कोई बड़ा बेनिफिट अब ज़्यादातर राज्यों के पाले से ही चलता है। शंकर जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपने पूरा बजट का पूरा देखा है, बजट को पूरा निरीक्षण किया, पूरा बजट का जायजा लिया है, तो ये जो बजट पेश किया गया है 2024-25 के लिए, आम जनता के लिए कितना राहत देने वाला है और कितना मुश्किल पैदा करने वाला है? देखिए, यदि ये पूरी तरह से लागू होगा, तो जो टैक्स की सुविधाएं की छूट है, कुछ छोटे छोटे जो टैक्स की राहत है इनकम टैक्स के अलावा, तो चीज़ें अगर, वो मैं बार बार बोलता हूं कि आपका मिनिमम प्राइस जो है उस पर कंट्रोल नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन पे कंट्रोल नहीं है, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा। अभी कल आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया कि सरकार जो है टूरिज्म को बढ़ावा देगी। आप ये मान के चलिए कि टूरिज्म को बढ़ावा देगी तो लोकल बिजनेस ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन लोकल बिजनेस बढ़ने के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन और तमाम चीज़ें महंगी होगी। तो मुझे लगता है कि बजट से
आने वाले समय में महंगाई और बढ़ेगी। ऐसे कोई सीधी राहत दिखाई नहीं दे रही। अगर सरकार 2 रुपए दे रही है तो 20 रुपए वापस वसूली की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे केंद्र सरकार के आम बजट को लेकर, जो 24-25 के लिए आज जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं सीतारमण, निर्मला सीतारमण, उन्होंने आज बजट पेश किया। ये उनका लगातार 7वां बजट था, जो एक अपने आप में रिकॉर्ड है। बजट को लेकर क्या आम जनता के लिए कितनी राहत है, कितनी नुकसान है, इस पर हमने मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार पंकज जी मुकाती जी से चर्चा की। और आपको बता दें कि इस बार भी मध्य प्रदेश को बजट में कोई खास तवज्जो नहीं दी गई है। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। पंकज जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।